नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रुचिका सैनी आपकी व्यवसायिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम कक्षा 12 का अध्याय 1 जो कि है इसका भाग प्रबंध का महत्व। इसे हम प्रबंध के महत्व को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला महत्व है हमारा प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। जी हाँ, जो आपका प्रबंध है वो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो इसे एक-एक करके हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। प्रबंध का कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न को समान दिशा में देना है। कहने का मतलब है जो भी कर्मचारियों का व्यक्तिगत प्रयत्न है या प्रबंधक का व्यक्तिगत प्रयत्न है उन सभी को मिलाकर समान दिशा के अंदर प्रबंध के संगठन के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रबंध का कार्य है। इसी के साथ में अगला है हमारा प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। इसी में आगे है हमारा प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। जी हाँ, जो आपका प्रबंध है वो क्षमता में भी वृद्धि करता है। कैसे? तो देखिए प्रबंधक का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन, संगठन निदेशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण के माध्यम से लागत को क्या करना है? कम करना है और उत्पादकता को बढ़ाना है। यानी इन सभी क्रियाओं के माध्यम से ये जो प्रबंध के कार्य है नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण ये आपके प्रबंध के कार्य हैं। इन कार्यों को करते हुए इन कार्यों के माध्यम से हम यहाँ पे लागत को कम कर देते हैं और उत्पादकता में वृद्धि करते हैं जिससे प्रबंध की क्षमता में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है। इसके साथ अगला है संगठन का निर्माण करता है। जी हाँ, प्रबंध एक ऐसे संगठन का निर्माण करता है जो कि गतिशील है, जो कि लगातार काम उसमें हो रहा है। प्रत्येक संगठन का प्रबंध निरंतर बदल रहे पर्यावरण के अंतर्गत करना होता है। सामान्यतः देखा गया है कि किसी भी संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि इसका अर्थ होता है कि परिचित, सुरक्षित और पर्यावरण से नवीन एवं अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर जाना। सबसे पहले तो किसी भी संगठन में कभी भी जब भी परिवर्तन होता है किसी भी समय तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन उन्हें इस विरोध के बावजूद भी उनको उनकी सहायता करना, उन्हें नए वातावरण में ढालना किसका कार्य होता है? हमारे प्रबंध का। प्रबंध लोगों को इन परिवर्तनों को अपनाने में सहायता करता है जिससे कि संगठन अपनी प्रतियोगी श्रेष्ठता को बनाए रखने में सफल होता है और एक सफल प्रबंधक वही है जो कि आपके कर्मचारियों को नवीनता की ओर ले जाता है और परिवर्तन के अंदर उनको ढालता है। ये प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। हमारा प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जी हाँ, प्रबंध सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति तो करता ही है, लेकिन सामूहिक उद्देश्यों के साथ साथ जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, जैसे हम मान के चलिए कर्मचारी सोचते हैं कि मुझे वेतन में बढ़ोतरी हो जाए, मुझे कोई अपने काम का रिवॉर्ड दे दे या फिर मुझे प्रोत्साहन दे दे या फिर कई कर्मचारी सोचते हैं कि हो सकता है मेरा प्रमोशन कर दे या कई कर्मचारी सोचते हैं कि वो उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए। तो ऐसे कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य है उनको प्राप्त करने में भी प्रबंध सहायक होता है। तो देखिए प्रबंधक अपनी टीम को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है एवं उनका नेतृत्व करता है कि प्रत्येक सदस्य संगठन के कुल उद्देश्यों में योगदान देते हुए भी व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। यानी जो संगठन के जितने भी उद्देश्य हैं, कुल उद्देश्य उनको ध्यान में रखते हुए उनको पूरा करते हुए अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, किसी को कोई काम करने के लिए मोटिवेट करना। जैसे मैं आपको 90% लाने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है। तो अभिप्रेरण एवं नेतृत्व के माध्यम से, नेतृत्व यानी लीडरशिप, नेतृत्व के माध्यम से प्रबंध व्यक्तियों को टीम भावना, सहयोग एवं सामूहिक सफलता के, कैसी सफलता? व्यक्तिगत सफलता नहीं है, ये सामूहिक सफलता है, उसके लिए प्रतिबद्धता के विकास में सहायता प्रदान करता है। जी हाँ, ये प्रबंधक का ही कार्य है कि वो प्रबंध के अंदर व्यक्तिगत हितों को भी पूर्ति करते हुए अपने सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। प्रबंध समाज के विकास में सहायक। जी हाँ, प्रबंध समाज के विकास में सहायक। जी हाँ, समाज के विकास में प्रबंधक किस प्रकार सहायक है? देखिए संगठन बहुउद्देशीय होता है। हमें पता है कि संगठन में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं तो इसे हम बहुउद्देशीय कह सकते हैं, जो इसके विभिन्न घटकों के उद्देश्यों को पूरा करता है। इन सबको पूरा करने की प्रक्रिया में प्रबंध संगठन के विकास में भी सहायक होता है
तथा इसके माध्यम से समाज के विकास में भी सहायक होता है। जी हाँ, अगर प्रबंध में संगठन के विकास कर रहा है, अगर आपका प्रबंधक प्रबंध में संगठन का विकास कर रहा है, तो यदि संगठन का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके समाज का भी विकास उसमें संभव है। कहने का मतलब है, अगर आपका संगठन ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वो लाभ भी तभी प्राप्त कर रहा होगा जब समाज के व्यक्ति उससे कुछ खुश है, या फिर समाज ने उस संगठन को स्वीकार कर लिया है, तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस संगठन का विकास हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो कर्मचारी हैं या फिर जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनका भी यहाँ विकास हो रहा है। ये श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाओं को उपलब्ध कराता है। क्यों? समाज का विकास कैसे हो रहा है? एक तो ये समाज को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं दे रहा है, दूसरा समाज को रोजगार प्रदान कर रहा है, और तीसरा यहाँ पे नई तकनीकों को अपनाने में भी समाज के लोगों की सहायता कर रहा है। इसी के साथ साथ बुद्धि एवं विकास के रास्ते पर चलने के लिए भी सहायक है। तो यहाँ पे हमने प्रबंध के इन कार्यों को ने देखे कि प्रबंध के जो भी महत्व है वो क्या-क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नए भाग से, जो कि है प्रबंध इतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता। यानी प्रबंध बहुत ही प्राचीन समय से चलता आ रहा है, यानी काफी पुराना है ये प्रबंध। यद्यपि आधुनिक संगठन का उद्गम नया ही है, लेकिन संगठित कार्य तो सभ्यता के प्राचीन समय से ही होते आ रहे हैं। वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है, जो सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग करता है। प्रबंध के प्रारंभ के व्यवहार व नियम एवं कानून थे, जो सरकारी एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के अनुभव से पनपे। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास से क्रमशः प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहारों का भी विकास हुआ। अब क्या हुआ? जब प्रबंध में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, तो उसी के साथ साथ जैसे व्यापार और वाणिज्य में विकास हुआ, तो प्रबंध के सिद्धांत और व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ और उनका भी विकास हुआ। प्रबंध शब्द आज कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जो इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। प्रबंध के अध्ययन का विकास बीते समय में आधुनिक संगठनों के साथ साथ हुआ। ये प्रबंधकों के अनुभव एवं आचरणों तथा सिद्धांतों के संबंध समूह दोनों पर आधारित रहा है। अब जो प्रबंधक है, उनका जो अनुभव है, उनके जो आचरण है और जो उनके सिद्धांत है, इसके आधार पर ही सारा प्रबंध निर्भर करता है। बीते समय में इसका एक गतिशील विषय के रूप में विकास हुआ। दूसरी बात, ये एक गतिशील है, क्योंकि कभी भी संगठन के अंदर कार्य रुक नहीं पाता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बार कार्य हुआ और कार्य की समाप्ति हो गई, लगातार कार्य चलता रहेगा। यानी ये एक गतिशील प्रक्रिया है, लगातार प्रबंध भी होता रहेगा। इसके अपने विशिष्ट विशेषताएं हैं, लेकिन प्रबंध की प्रकृति से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है या फिर दोनों। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके यहाँ पे जरूर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रबंध विज्ञान है, बताइए, समझाइए, या प्रबंध कला है, इसे समझाइए, या फिर बोला जाता है कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है, इसे समझाइए। तो यहाँ हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पहला हम शुरू करते हैं प्रबंध एक कला के रूप में। कला क्या है? कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग है। सबसे पहले हम कला को परिभाषित करके लिखेंगे कि कला इच्छित परिणामों को, यानी जो भी आपने परिणाम पाना चाहते हैं, उनको पाने के लिए जो आपके पास वर्तमान ज्ञान है, अभी का ज्ञान है, उसका व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग करना है। व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करेंगे और दक्षतापूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है, अगर हमें ड्राइंग बनानी है, तो अगर हमें बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनानी है, हमने किसी चीज की बिल्कुल एज इट इज कॉपी ड्राइंग बनानी है, एज इट इज पिक्चर बनानी है, तो उसके लिए जो हमारा वर्तमान ज्ञान है, हमें कितना ड्राइंग में आता है, वो सब व्यक्तिगत रूप से हम प्रयोग करेंगे और दक्षतापूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे। इसी को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे? कला। तो सबसे पहले आंसर लिखते समय आपको कला को भी परिभाषित करना होगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसे अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। अब क्योंकि कला का संबंध ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से है, इसलिए अध्ययन किए गए मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार की मौलिकता। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि कला का संबंध व्यक्तिगत उपयोग से है, तो व्यक्तिगत उपयोग से आते ही क्या होता है, इसका सिद्धांत इस पे व्यवहारिक सिद्धांत लागू हो जाएगा। यानी व्यक्तिगत उद्देश्य सबके अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत उपयोग भी सबके अलग अलग होंगे, तो व्यवहार भी सबके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, व्यक्तिगत तरीके से हम समस्याओं को, मौलिकता एवं रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। कला के आधारभूत लक्षण है। अब सिर्फ यहाँ पे हम अभी कला की बात कर रहे हैं, यानी कि
कला के जो लक्षण है वो क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो कला में सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। कला ये मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है। विशेषज्ञों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए नृत्य, जन संबोधन, भाषण कला या संगीत पर साहित्य सामान्य है। जैसे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे कला के, जैसे नृत्य है, भाषण है, कला है, संगीत है, साहित्य है। इनके अंदर पुराने टाइम पे जो चलता आ रहा है उनमें कुछ विशेष सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं सिद्धांतों को हम सीख के अपनी आगे कला को बढ़ा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि कला सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। आगे है हमारा व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग होता है। जी हाँ, सबके जो कला का उपयोग करते हैं वो व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने ज्ञान के आधार पे करते हैं। कला इसलिए अत्यंत व्यक्तिगत अवधारणा है। उदाहरण के लिए जैसे 2 नृत्यक, 2 वक्ता हैं, वक्ता यानी बोलने वाले, 2 कलाकार हैं या 2 लेखकों को अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्नता होगी। यानी यहाँ पे जो कला है वो व्यक्ति अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, उनके व्यवहार के आधार पे यहाँ पे कला भिन्न-भिन्न पाई जाती है। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे है हमारा व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। जी हाँ, व्यवहार और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पर आधारित होती है हमारी कला। सभी कला व्यवहारिक होती है। कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान का रचनात्मक उपयोग है, यानी आपने जितना भी कला से संबंधित ज्ञान है उसको आप कितना क्रिएटिव तरीके से यूज में ले सकते हैं अपने ज्ञान को, यानी कितना रचनात्मकता नई-नई चीजों का प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें, इसे हम कला कहते हैं। हम जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना विशिष्ट या भिन्न होती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि इन सुरों का किस प्रकार से संगीत को सृजन यानी संगीत को बनाने में प्रयोग किया गया है, जो कि उसकी अपनी व्याख्या होती है। जी हाँ, संगीत को हमने कला माना और हमने देखा है कि जो अलग-अलग म्यूजिशियन है वो अपने अलग-अलग तरीके से सुरों का प्रयोग करके इसमें रचनात्मकता यानी कि अलग-अलग क्रिएटिविटी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला है। पहले हमने कला को परिभाषित किया, फिर हमने कला के लक्षणों को बताया। अब हम ये बता रहे हैं कि जो एक प्रबंध है वो भी क्या है? एक कला ही है। तो प्रबंध एक कला है, कैसे है? देखिए, एक सफल प्रबंधक प्रबंध कला का उद्यम के दिन-प्रतिदिन के प्रबंध में उपयोग करता है, जो कि अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित है। हमने कहा था कि जो कला है वो अध्ययन, अवलोकन और अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमारा प्रबंधक है वो भी प्रबंध कैसे करता है? अध्ययन करके, यानी उसने कुछ तो सीखा होगा कि प्रबंध कैसे करना है, कुछ तो उसके पास विशेष योग्यता होगी। इसके बाद अवलोकन कि उसे अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, और अनुभव उसके जितने भी अभी तक अनुभव रहे हैं उसके आधार पे वो कार्य करता है। प्रबंध के विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें संबंधित पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। ये क्षेत्र है विपणन, वित्त एवं मानव संसाधन, जिनमें प्रबंधक को विशिष्टता प्राप्त करनी होती है। इनके सिद्धांत पहले से ही विद्यमान है। अब यहाँ पे देखिए, अलग प्रबंध में विपणन भी होता है, वित्त भी होता है, मानव संसाधन भी होता है और ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं जिनमें पहले से ही सिद्धांत दिए हुए हैं और इन सिद्धांतों के पालन करके ही हम इनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इनमें अच्छा प्रबंध किया जा सकता। हमारा प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत है जिनका प्रतिपादन कई प्रबंध विचारकों ने दिया है तथा जो कुछ सर्वव्यापी सिद्धांतों को अधिकृत करते हैं। कोई भी प्रबंधक इन वैज्ञानिक पद्धतियों एवं ज्ञान को दी गई परिस्थिति, मामले या समस्या के अनुसार अपने विशिष्ट तरीके से प्रयोग करता है। एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और पहल क्षमता आदि को मिलाकर कार्य करता है। प्रबंधक एक लंबे अभ्यास के पश्चात संपूर्णता को प्राप्त करता है। जी हाँ, यहाँ पे कला में जैसे अभ्यास की आवश्यकता है, ऐसे ही एक प्रबंधक को काफी अनुभवों की, एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि एक बार आपने प्रबंध कर लिया है और आप बहुत अच्छे प्रबंधक बन गए। जी हाँ, आपको लगातार प्रयत्नशील होना पड़ता है। इसी के साथ में प्रबंध के विद्यार्थी भी अपनी सृजनात्मकता के आधार पर इन सिद्धांतों को अलग-अलग ढंग से प्रयोग करते हैं। अब जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उसमें भी जो प्रबंधक होता है नई-नई रचनात्मकता लाता है, नई-नई क्रिएटिविटी लाता है और उसे व्यवहार में लागू करता है। नेक्स्ट है हमारा एक प्रबंध इससे प्राप्त ज्ञान को परिस्थिति जन्य वास्तविकता के परिदृश्य में, यानी परिस्थिति के अनुसार जो वास्तविकता चल रही है, जैसा उसका संगठन में काम हो रहा है उसके परिदृश्य में व्यक्ति के अनुसार, मतलब हर व्यक्ति के लिए एक जैसे चीजें वो प्रबंध नहीं करेगा, वो अलग-अलग व्यक्ति के आधार पर एवं दक्षता अनुसार अपने प्रबंध के ज्ञान का उपयोग करेगा। संगठन की गतिविधियों में लिप्त रहता है, नाजुक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, वह अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है, जिन्हें दी गई परिस्थितियों के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पे वह अपने छोटे से छोटे जो अपने कार्य हैं, व्यक्ति हैं, उनके व्यवहार हैं, उनका अवलोकन करता है और अपने अनुभव और
अपनी क्षमता के आधार पे सिद्धांतों का निर्माण करता है। इससे प्रबंध की विभिन्न शैलियों का जन्म हुआ और इसी आधार पर कि ये किस तरीके से कार्य करता है, प्रबंध की विभिन्न शैलियों का यहाँ पे विकास हुआ। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक वे होते हैं जो समर्पित हैं कार्य के प्रति या फिर कर्मचारियों के प्रति या संगठन के प्रति, जिन्हें उच्च प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त है और यहाँ तक कि उन्हें हाई लेवल का ट्रेनिंग दी हुई है और एजुकेटेड है, यानी कि मैनेजमेंट का उन्होंने अच्छी विशेष योग्यता और कौशल है। उनमें उत्कृष्ट आकांक्षा है, स्वयं प्रोत्साहन, अपने आप को मोटिवेट करने का या सेल्फ मोटिवेट होने की क्षमता है, सृजनात्मकता है, नए-नए विचार लाने को और उसे लागू करने की उनमें क्षमता है एवं कल्पनाशीलता जैसे व्यक्तिगत गुण है तथा वे स्वयं एवं संगठन के विकास की इच्छा रखते हैं और वे खुद की और संगठन के विकास की भी क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो जी हाँ, हमने इस भाग के अंदर ये पढ़ा कि कला क्या है, कला के लक्षण क्या है और प्रबंध को भी कला हमने क्यों कहा गया है। तो अगले भाग में हम मिलते हैं प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, तब तक के लिए धन्यवाद।